दोस्तों चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी या थॉट्स का जो हमारा सिलेबस है उससे संबंधित है। इसमें से मैक्सिमम डायरेक्टली आपके सिलेबस में इंक्लूड है, कुछ डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके सामने सबसे पहले तो लिस्टिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए। ये 21 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कि आप देख ही रहे हैं, नियतिवाद है, संभववाद, नवनियतिवाद, प्रसंभाविवाद, अपवादवाद, नारीवाद, उत्तराधुनिकतावाद, संरचनावाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, उग्रवाद या अतिवाद है, मानववाद, कल्याणवाद, पार्थिव एकता का सिद्धांत, परिवर्तन की संकल्पना और क्षेत्रीय विभेदीकरण। और उसके बाद मैंने दो और ऐड किए, एक लेबेंजरम जिसे हम वास स्थान की संकल्पना कहते हैं और एक जनरेटिवी जिसे हम विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना कहते हैं। तो ये कुल 23 कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी थ्योरीज भी इनको कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे क्वेश्चंस अगर आप पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स को देखेंगे तो यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें से व्यवहारवाद, अतिवाद, ये सब तो प्रत्यक्षवाद, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, 1950 के बाद की ये सब चिंतन फलक है। तो हम लोग इन सभी को रिवाइज करेंगे और एक अध्याय में तो ये संभव नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आज के इस अध्याय में कुछ को आज देख लेते हैं, आधा या उससे थोड़ा सा अधिक, और बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कर लेंगे। तो चलिए आज का हम ये अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं। इसमें जो हम लोग का आज का पहला कॉन्सेप्ट है ये है फेमिनिज्म या नारीवाद। हम लोग यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये जो विचार हैं, ये जो स्टार्टिंग्स मैंने की हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले हम लोग इनको देख लेते हैं, फिर जो कुछ बड़े हैं जैसे नियतिवाद है या डार्विनवाद है उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। स्टार्टिंग हम लोग फेमिनिज्म से करते हैं। फेमिनिज्म में देखिए क्या है कि इससे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और हर कॉन्सेप्ट की जो मेन बात है वो मैंने शॉर्ट में बस ऐसे ही लिख दी है। जैसे कि जो फेमिनिज्म था, जो नारीवाद था, वो उसे हम जेंडर जियोग्राफी या लिंग परक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। और ये बेसिकली 1900 जो हमारा 60 का दशक था उसमें इसकी स्टार्टिंग हुई। 70s में ये काफी फेमस हुआ और ये लिंग भेद से संबंधित एक प्रकार का चिंतन है, एक प्रकार की स्टडी है। और इसकी जो मेन स्टोरी अगर हम समझें तो इसमें मेनली इक्वालिटी की बात की गई है कि जो मेल और फीमेल में एक हमें अलग अलग स्थानों पे एक जो डिफरेंस देखने को मिलता है, एक जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, उसी चीज के विरोध में इस विचारधारा का उदय हुआ। इसीलिए इसमें हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वालिटी, इक्वालिटी की इसमें बात की गई है। और इसका जो स्टडी प्रोसेस है वो क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा है व्यवहारवाद में, हम किसी भी व्यक्ति के मेंटल मैप की स्टडी करते हैं। मानववाद में भी ये चीजें हैं मेंटल मैप से रिलेटेड। तो वही प्रोसेस, वही पद्धतियां जो मानववाद और व्यवहारवाद की हैं, उन्हीं पद्धतियों का यूज हम लोग नारीवाद में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है, काफी बैकवर्ड सोसाइटी है, वहां पे काफी एक विभेद है मेल फीमेल में। तो अगर कोई ह्यूमन ज्योग्राफर होगा वो वहां पे जाएगा, वो वहां के लोगों के मेंटल मैप की स्टडी करेगा। अब मेंटल मैप की स्टडी कैसे होती है, जैसे आपको पता होगा अगर आपने व्यवहारवाद को अच्छे से पढ़ा है, तो एक होता है कॉग्निशन, परसेप्शन, मेंटल मैप और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मतलब कि कुछ लोग हैं, उनके मस्तिष्क में कुछ बोध है, कुछ ज्ञान है, उसी के बेस पे उनका एक परसेप्शन बना है और उसी के बेस पे उनका एक मेंटल मैप क्रिएट हुआ माइंड में और उसी के अनुकूल वो व्यवहार करते हैं। ये चीजें हम लोगों ने व्यवहारवाद में सीखी थी। वही चीज यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया में गए जहाँ पे काफी विभेद है मेल फीमेल में, तो उससे ये क्लियर होगा कि हम समझेंगे कि आखिर वो लोग सोचते क्या है, माइंडसेट क्या है उन लोगों का। तब जाके हमको उस असली समस्या की जड़ पता चलेगी कि इनके माइंड में ये चीज है, इस वजह से ये जो मेल फीमेल का इतना यहाँ पे विभेद है, उसके पीछे असली रीजन ये है। बाकी अगर हम कोई वहां पे नियम कानून बना दें
तो वो चेंज नहीं आ पाएगा। वास्तविकता ये है कि असली चेंज तभी आ पाएगा जब हम उनके उस कॉग्निशन को समझ पाएंगे कि इस समाज के जो लोग हैं वो उनके अंदर बोध कैसा है, कैसा ज्ञान है, क्योंकि उसी के बेस पे उन्होंने कोई परसेप्शन बना रखा है और इसीलिए उस समाज में इतना विभेद है मेल फीमेल में। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में जो नारीवाद है वो चाहता क्या है। नारीवाद में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि जो फीमेल है वो मेल से सुपीरियर है, ऐसी बात नहीं की गई। बस उसमें इक्वलिटी की बात की गई है कि अलग अलग समाज में जो ये विभेद है इसकी हम स्टडी करें और स्टडी करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान भी हो। इसमें दो तरह के हमको मेनली स्कॉलर्स मिलते हैं, कुछ रेडिकल हैं, कुछ सोशलिस्टिक हैं। कुछ जो विद्वान हैं वो रेडिकल है। रेडिकल कौन है? रेडिकल वो हैं जो जो हमारा मेल सोसाइटी है, जो मेल्स हैं, उनको पूरी तरीके से रीजन मानता है कि यही लोग जो फीमेल के साथ जो इनका विभेद हो रहा है, जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है, उसके पीछे मेल्स ही उत्तरदायी हैं, पुरुष लोग ही उत्तरदायी हैं। तो ये रेडिकल है, ये काफी उग्रवादी हैं और काफी तीव्र चेंज चाहते हैं, अचानक से बदलाव आ जाए सब चीजों में, वैसे ये लोग हैं। बाकी जो सोशलिस्टिक हैं, एक अलग जो ग्रुप है, वो लोग क्या सोचते हैं? उन लोग का ये मानना है कि नहीं, इसके लिए सिर्फ पुरुष ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि जहां भी समाजवाद आएगा वहां पे पूंजीवाद आ ही जाता है, क्योंकि उसी का विरोधी है। तो ये कहते हैं कि जो हमारी पूंजीवादी व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह की है कि उस व्यवस्था में क्या है कि अगर जो मेल्स हैं वो कहीं कारखाने में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फीमेल या जो घर की महिला होगी वो क्या करेगी? घर का काम करेगी। तभी जो पुरुष हैं वो बाहर जाके काम कर पाएंगे फैक्ट्रीज में। तो ये जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं दोनों में एक विभेद कर रही है कि जो पुरुष है वो बाहर का काम कर रहा है और जो लेडीज हैं, जो स्त्रियां, वो घर का काम कर रही हैं। यहीं से एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जो सोशलिस्टिक है वो उनका जो माइंडसेट है वो इस तरीके का है। तो मेनली दोनों लोग चाहते तो इक्वलिटी ही है, बस दोनों का एक माइंडसेट अलग है कि रेडिकल वाले थोड़े से उग्रवादी हैं, ये कहते हैं कि नहीं, जो पुरुष समाज है वही उत्तरदायी है। वहीं सोशलिस्टिक कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पुरुष समाज के ऊपर हम ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं कि वही लोग उत्तरदायी हैं, बल्कि हमारा जो पूंजीवादी समाज है वो इसका जिम्मेदार है। तो ये थी दोस्तों बात नारीवाद की। इसमें आप लोग ये एक लिस्ट आ रही होगी, इसका जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट जियोग्राफर्स हैं, जिसमें कि डोलोर्स हेडन है, समांथा फ्लेचर, गेराल्डिन प्राट, इवेलिन स्टोक्स, लिंडा पीक, गिल वैलेंटाइन। ये इनसे कई बार मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। इसके बाद जो हमारी अगली विचारधारा है वो है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसकी भी कहीं भी प्रॉपर हमें डिफिनेशन मिलती ही नहीं है, लेकिन इसको हम लोग अपने एस्पेक्ट में देख लेते हैं कि हम लोग के लिए क्या समझना जरूरी है। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है, बस आप एक इस शब्द को ध्यान में रखिए, नो रूल। किसी भी चीज के पीछे कोई एक निश्चित नियम नहीं है, यही कहता है पोस्ट मॉडर्निज्म। और पोस्ट जो मॉडर्निज्म है ये सब्जेक्टिविटी पे बात करता है। मतलब हर जो व्यक्ति है उसमें वो अपने हिसाब से किसी भी चीज में चेंज ला सकता है। सब्जेक्टिविटी, एक व्यक्तिनिष्ठता। हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि चीज ऐसी ही है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसके बारे में सोच सकते हैं और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी में आया, पोस्ट मॉडर्निज्म हर चीज में आया। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर चीज में। अभी हम लोग जियोग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। और ये कुछ विद्वान हैं जिन लोगों ने इस पे काम किया। हम लोग कभी पोस्ट मॉडर्निज्म पे अलग से बात करेंगे, एकदम डिटेल में एक चैप्टर होगा, लेकिन यहाँ पे बस हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि आखिर इसकी कहानी क्या है, और अगर बाई चांस कुछ पूछा गया तो आप बता सकें इसके बारे में। हालांकि इससे
पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। नारीवाद से भी एक बार डोरन मैसी को पूछा गया था, एक रेडिकल फेमिनिस्ट जियोग्राफर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी इससे भी क्वेश्चंस उतने नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उतने बन नहीं पाते हैं। और अगर रिटन एग्जाम है तब तो आएंगे क्वेश्चन, अगर आपके मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में ये सिलेबस में है तो आ सकते हैं क्वेश्चंस काफी इधर से। तो जो ये विद्वान है जैसे एर्नोल्ड टॉइनबी हो गए, लियोटार्ड हो गए, ग्रेगरी हैं, डियर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डियर ने बहुत काम किया, एम डियर ने पोस्ट मॉडर्निज्म की फील्ड में। एर्नोल्ड टॉइनबी ने तो सबसे पहले इस शब्द का यूज किया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग इसकी मेन बात देख लेते हैं कि आखिर इसमें बात क्या कही गई। इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी भी चीज के पीछे कोई रूल नहीं है। जैसे कि क्रिकेट में कैसे आया पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर हम पहले के बैट्समैन को देखें, जैसे श्री सुनील गावस्कर जी, लेजेंडरी इंडियन बैट्समैन, वो कैसे खेलते थे, एकदम प्योर क्लासिकल बैट्समैन थे। और उस टाइम पर भी कुछ ऐसे बैट्समैन आ रहे थे जो मेन ट्रेंड से हट के खेलते थे, कुछ कुछ आना शुरू हुए थे, जैसे श्रीकांत काफी फेमस थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी क्लासिकल बैट्समैन ही आते हैं ज्यादातर। हम चाहे राहुल द्रविड़ की बात कर लें, चाहे हम विराट कोहली की बात कर लें, हम रोहित शर्मा की बात कर लें, किसी भी बैट्समैन की बात कर लें, या वर्ल्ड लेवल पे माइकल क्लार्क हो गए, एलिस्टर कुक हो गए, जितने भी अच्छे बैट्समैन आए। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम अभी देखें, उस समय क्या था, एक टेक्निक थी, टेक्निक से प्लेयर्स खेला करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, अगर हम एबी डिविलियर्स हो गए, ऋषभ पंत हो गए, इन लोगों की जब हम बल्लेबाजी देखते हैं, बैटिंग देखते हैं, तो हमको इसके पीछे कोई रूल नहीं लगता कि आपको इस एंगल से बैट लाना है, इस तरीके से बैटिंग करनी है, आपका डिफेंस इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप ध्यान से इस चीज को सोचें तो आपको ये चेंज नजर आएगा। यही है पोस्ट मॉडर्निज्म, कोई रूल नहीं है। एबी डिविलियर्स, ऋषभ पंत, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, मिले तो भी मुझे दो ही ऐसे नाम याद आ रहे हैं जो एकदम अलग ही, कुछ भी कभी भी कहीं भी शॉट खेल लेते हैं ये लोग। और ऐसे काफी प्लेयर्स हैं और भी जो और ऐसे और भी प्लेयर्स हैं, बट मैंने बस एग्जांपल दिया आपको दो लोगों का। तो ये क्या है, ये किसी रूल में नहीं बंधे हैं। तो ये क्रिकेट से हो गया। जैसे अगर हम सॉन्ग्स देखें तो पहले क्या था, सॉन्ग्स को ले लीजिए या अगर आप किसी कविता को ले लीजिए, तो स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे, पुरानी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक तुकबंदी नजर आएगी। लेकिन बाद की अगर हम पोएम्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, उसमें हम ये देखते हैं कि कोई सिमेट्री नहीं है। पहली लाइन कहीं खत्म हो रही है, दूसरी लाइन कहीं खत्म हो रही है, और उसका एक अजीब, एक काफी रहस्यमयी अर्थ निकल के आता है जो हम सोच भी नहीं सकते। स्टार्टिंग में पढ़ने पे वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि राइमिंग नहीं रहती है आजकल की पोएम्स में, लेकिन काफी डीप उसका मीनिंग होता है। अगर हम मान लीजिए ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आते हैं, तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में क्या है, अगर आप पुरानी गाड़ियों को देखेंगे, आप 90s की जो कार्स थी उनको देखेंगे या अर्ली 2000 की कार्स को देखेंगे, तो क्या है उसमें आपको एक नजर आएगा कि लाइट चौकोर शेप की होनी चाहिए, एसी वेंट्स चौकोर होने चाहिए, सारी चीजें हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट बॉक्सी शेप, या अगर लंबी भी है तो ज्यादा उसमें डिजाइनिंग नहीं रहती थी। लेकिन अगर हम आजकल की गाड़ियां देखें तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाइट होगी वो चौकोर होगी। लाइट लंबी खींची हुई जाती है, काफी दूर तक ट्रेवल रहता है लाइट का, अजीबोगरीब शेप्स रहते हैं। तो यही है उत्तर आधुनिकतावाद की, आप अपने आप को किसी रूल में ना बांध के चलिए। आप एकदम फ्री हैं सोचने के लिए और अपना जो आपने सोचा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे अगर हम घर को देखें तो पहले के घर कैसे हुआ करते थे, उसका एक था कि हाँ, छत इस तरीके की होगी, रेलिंग इस तरीके की होगी और एक चौकोर शेप का होगा, सिंपल। लेकिन अगर हम आज के घरों को देखें और अर्बन ज्योग्राफी में, तो पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग कभी पढ़ेंगे अर्बन ज्योग्राफी में, बहुत सारे लोगों के मास्टर्स के सिलेबस में भी होगा ये पोस्ट मॉडर्निज्म एक अर्बन जियोग्राफी। उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हमारा अर्बन स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर में कितना एक बड़ा ह्यूज चेंज आया है पोस्ट मॉडर्निज्म के आने से। एकदम जैसे अगर हम आज के घर देखें तो कोई सिमेट्री है ही नहीं, बिल्कुल सिमेट्री खत्म हो चुकी है। अलमारियां किस तरीके की बन रही हैं, कोई उसकी कोई दीवार टेढ़ी है, कोई किसी भी तरीके की है,
वो एक डिज़ाइन है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम अगर हम 80s 90s में जाएं तो सारी चीज़ें एकदम चौकोर चौकोर बॉक्सी शेप की हुआ करती थी घरों में। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ह्यूज चेंज आया अलग अलग फील्ड में। और हमको उम्मीद है कि ये मतलब आप समझ गए होंगे जो मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए कि उसमें कहा क्या जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि आपको अपने आप को किसी भी रूल में नहीं बांधना है कि जो घर है वो ऐसे ही बनते हैं, गाड़ियां ऐसी ही हैं, क्रिकेट इसी तरीके की खेली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। या जैसे मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स में कितना बड़ा चेंज आया। अब तो ऐसे फोन्स भी आ गए हैं बहुत सारे जो फोल्ड भी हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हम अपने आप को कभी भी रूल में नहीं बांध सकते हैं कि ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होना है, बस ये चीज हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को रूल में नहीं बांधेंगे तो हम स्वतंत्र हैं और बहुत सारे नए नए चेंजेस आते रहेंगे। वहीं अगर हम अपने आप को रूल में बांध लेंगे तो वो उत्तर आधुनिकतावाद नहीं कहा जाएगा। तो ये है उत्तर आधुनिकतावाद का मेन जो उद्देश्य है कि नो रूल, कोई रूल नहीं है। और अब इसका हम जियोग्राफिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि भूगोल में अभी तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट समझ रहे थे, और जियोग्राफी में ये आया कि जैसे जियोग्राफी में भी खैर वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के उद्देश्य से हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे कि पहले क्या था कि कोई एक रूल बन गया, वो हर जगह काम कर रहा है। नियतिवाद आ गया तो नियतिवाद चल रहा है, संभववाद का समय आया तो संभववाद सब लोग मानने लगे, कोई थ्योरी आई तो उसका प्रभाव हो गया। लेकिन जब उत्तर आधुनिकतावाद का समय आया, ये जो समय अभी चल रहा है, वास्तव में ये ऐसा ही समय चल रहा है जब हम ये कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो सर्वमान्य हो। अच्छा से अच्छा सिद्धांत सर्वमान्य नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा है एरियल डिफरेंशिएशन का। हर एरिया अलग है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक शहर में कोई सिमिलरिटी नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप किसी शहर में चले जाएं तो उस शहर में कुछ एरिया आपको, अगर मान लीजिए आपका शहर किसी रिवर के किनारे है, तो जो बिल्कुल रिवर से सटा इलाका होगा उसकी जियोग्राफी ही अलग होगी, उसका वहां पे पूरा वहां के अपनी अलग ही सिचुएशंस होंगी। और वहीं कोई इलाका एकदम सघन बाजार में हो, उसकी अलग सिचुएशंस होंगी, उसकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये तो मैं एक शहर की बात बता रहा हूँ। बड़े लेवल पे अगर हम स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, तो कितने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एक मोहल्ले में आपको सिमिलरिटी नहीं नजर आएगी, तो ये तो पूरे देश की बात है। तो पूरे देश में कहाँ से समानता हो सकती है। तो एक रूल हम कभी भी नहीं बना सकते कि क्रिस्टॉलर ने जर्मनी पे काम किया तो वही हम इंडिया पे इम्प्लीमेंट करें, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हम सिद्धांत बनाएंगे वो हम टाइम एंड स्पेस के बेस पे बनाएंगे। ये विचार आया पोस्ट मॉडर्निज्म में, उत्तर आधुनिकतावाद में, कि कोई रूल, किसी रूल में हमको बंध के नहीं चलना है कि संभववाद है तो संभववाद ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। हमें कभी भी किसी रूल में बंध के नहीं चलना है। हम स्वतंत्र हैं और हम सिद्धांतों को तो बनाएंगे क्योंकि सिद्धांत बनाना जरूरी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम टाइम और स्पेस, समय और स्थान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पेस। क्योंकि जो भी हम स्टडी करते हैं, क्यों कहा जाता है कि भूगोल समय और स्थान इसका अध्ययन है, इसी का विज्ञान है। उसका रीजन ये है कि कोई भी हम स्टडी करते हैं तो किसी न किसी स्पेस की स्टडी करते हैं, किसी न किसी स्थान की स्टडी करते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम के फ्रेम में करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम, ज्योग्राफी को। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी स्पेस और टाइम को ध्यान में रखते हुए रूल बनाएंगे। तब क्या होगा, तब ये होगा कि हम कोई एक रूल में बंध के नहीं चलेंगे। तब हो सकता है किसी एक शहर के अलग अलग हिस्सों के लिए, अगर कोई मान लीजिए लखनऊ है, तो ऐसा नहीं कि लखनऊ, पूरे लखनऊ पे एक प्लान हम इम्प्लीमेंट कर दें, ऐसा नहीं है। लखनऊ के जो अलग अलग हिस्से हैं सबकी अपनी समस्याएं हैं, या सेम समस्या भी है तो उस सेम समस्या का भी हल अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से निकल पाएगा। इस वजह से हम एक तो स्थान को कंसिडर करेंगे रूल बनाने के लिए, और समय भी देखेंगे कि किस टाइम की बात हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सिद्धांत तो पहले का है, अब
वो आज के समय में इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ भी तो समझना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो इसीलिए टाइम एंड स्पेस दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। और इससे क्या होगा कि कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं बन पाएगा। इससे हम अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग सिद्धांत बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अर्बन फ्लड, जैसे मान लीजिए फ्लड, पहले हम लोग फ्लड देख लेते हैं। किसी एरिया में फ्लड आ गई, फ्लड की प्रॉब्लम आ गई। अब फ्लड पे कोई सार्वभौमिक सिद्धांत बन चुका है पहले से, हम उसी को उस पे इम्प्लीमेंट करें। और अब हमें ये समझना पड़ेगा कि उस एरिया में फ्लड आने का रीजन क्या है। दो रीजन हो सकते हैं, या तो उस एरिया में बहुत रेनफॉल होती हो, तब तो वो तो नेचुरल है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। उसको हम यही कर सकते हैं कि हम अपना ड्रेनेज अच्छा कर लें, अपना हम जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी बना लें, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। बाकी अगर नेचुरली ही वो एरिया रेनफॉल का एरिया है तो उस रेनफॉल को तो हम कम कर नहीं सकते हैं, बस हम जल निकास को अच्छा बना सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। बाकी फ्लड तो आएगी उस एरिया में। बाकी दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वर्षा बहुत ना होती हो लेकिन तब भी फ्लड आ जाती है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अर्बन फ्लड। इसी को हम अर्बन फ्लड कहते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि उन एरियाज में क्या है, ग्रीन कवर खत्म हो चुका है, कंक्रीट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ ड्रेनेज भी उतना अच्छा नहीं है। तो जो कि वर्तमान में भारतीय शहरों की समस्या भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लड दोनों स्थानों पे है, लेकिन पहली वाली फ्लड ज्यादा रेनफॉल के कारण है, दूसरी वाली फ्लड कम रेनफॉल है, बट शहर की जो प्रॉब्लम्स हैं, शहर का खराब ड्रेनेज और शहर का खराब लैंड यूज, ग्रीन कवर का कम होना, इसके रीजन के इस वजह से है। तो अगर कोई मान लीजिए पहले से सिद्धांत बना हुआ है और हम उसी को हर जगह इंप्लीमेंट करेंगे, तो कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्योंकि कहीं फ्लड किसी रीजन से आ रही है, कहीं पे फ्लड किसी और रीजन से आ रही है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा फ्लड का, जिससे आप उत्तर आधुनिकतावाद के महत्व को समझ सकते हैं कि क्यों इस तरीके का अध्ययन जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी एक सिद्धांत में अगर बंधे रहेंगे कि फ्लड का रूल यही है, इसी से इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो मान लीजिए कि आपने सॉल्यूशन निकाल लिया कि वहां पे ग्रीन कवर को बढ़ाइए और वहां पे फ्लड की प्रॉब्लम धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे वहां पे फ्लड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वहां पे ड्रेनेज अच्छा कर दीजिए। लेकिन वो एरिया नेचुरली बहुत रेनफॉल का है, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? तो इसलिए हमको रूल्स में बंध के नहीं चलना है, इसी की बातें यहाँ पे बताई गई। अब हम लोग आगे आते हैं। अगला जो हमारा विचार है वो है संरचनावाद का। संरचनावाद या जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है, इसमें क्या बताया गया, स्ट्रक्चर, किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हमको उसका पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो हम उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते, चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से हमें वो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हमको पता रहते हैं तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस टॉपिक को समझना। जैसे अगर कोई गाड़ी है, गाड़ी के अगर जितने भी एलिमेंट्स है, पार्ट्स हैं, अगर उनके बारे में हमें नॉलेज है तो हमें उसको चलाना, उसके बारे में समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। अगर हम किसी समाज को समझ रहे हैं तो उस समाज का क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ की क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, जितनी भी चीजें हैं, जो भी उस समाज का, जो समाज के पूरी संरचना को बना रही हैं, उसको हमारे लिए समझना जरूरी है। तो ये भी सिंपल सी चीज है, कोई बहुत जटिल चीज नहीं है, और आपके सिलेबस में भी है ये। इसमें एंथोनी गिडेंस का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। और एक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस महोदय थे, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों विद्वानों ने इस पे काम किया, और एंथोनी गिडेंस तो सोशियोलॉजी में इस चीज को लेके आए, और जो लेवी स्ट्रॉस महोदय थे ये एंथ्रोपोलॉजी में लेके आए। बहुत ही बड़े विद्वान दोनों। और सोशियोलॉजी तो मैंने पढ़ी भी है, तो एंथोनी गिडेंस का तो बहुत सारे टॉपिक्स में नाम आता है सोशियोलॉजी में। तो ये था दोस्तों संरचनावाद। और संरचनावाद से ही हम किसी समाज की अगर समस्या, जैसे मान लीजिए कि जो मैंने आपको नारीवाद में बताया था, कि मान लीजिए कोई समाज ऐसा है जो समाज नारियों के प्रति, एक वहां पे नारी और
पुरुष में एक भेद है। तो जब हम उस समाज की संरचना को समझेंगे कि समाज की संरचना कैसी है, उस समाज के लोग संरचना को समझेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि वहां के लोग सोचते कैसा है, क्या माइंडसेट है उन लोगों का, क्या बैकवर्ड मानसिकता के हैं काफी। तब हमको उस समस्या को सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये स्ट्रक्चर हमको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे अगर हम देश देखें, देश का भी एक पूरा स्ट्रक्चर है। एक प्रधानमंत्री है, उसके बाद हमारी लोकसभा है, इतने सांसद हैं, फिर उसके बाद हमारी राज्यसभा है, उसके बाद स्टेट्स में भी आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर हैं, राज्यपाल हैं, और विधानसभा है, विधान परिषद है, बहुत सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको सब चीजें पता होंगी अच्छे से। तो ये क्या है, ये पूरा आपके देश को चलाने के लिए तो ये सारी चीजें हैं, एक पूरा सिस्टम बना है। और इस सिस्टम से क्या पता चल रहा है, पूरा हमें स्ट्रक्चर पता चल रहा है किसी भी चीज का। तो सिस्टम एनालिसिस का जो विचार है वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। अब अगर हमको पूरे देश को समझना है तो इन सभी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो से सबसे पहले तो इनको समझेंगे, इन एलिमेंट्स को समझेंगे, तभी हमको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आप जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे, आपके पूरे विश्वविद्यालय का एक स्ट्रक्चर है। आपके सबसे पहले तो वीसी हैं, डीन है, एचओडी हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पियोन हैं, क्लर्क लोग हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं, सभी मिलके पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपना सहयोग दे रहे हैं। तो यही है दोस्तों संरचनावाद, और उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस स्टोरी की तरह आपको इसको माइंड में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और अब सब देखते हैं यथार्थवाद को। यथार्थवाद भी सिंपल है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि वी कैन नॉट से एनीथिंग अल्टीमेट ट्रुथ। मतलब कि हम किसी भी चीज को अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मान सकते। मतलब कि मान लीजिए कि कोई सिद्धांत आया, हमने सिद्धांत को समझा, हमने कहा कि ये सिद्धांत ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये सिद्धांत ही सर्वमान्य है, ये सिद्धांत ही बेस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा इस फील्ड में, ये कहना गलत है। हम जो सोच रहे हैं, जैसे किसी फील्ड के बारे में अभी तक हमें जितनी नॉलेज है उसी के बेस पे हम सोच रहे हैं। हो सकता है आगे कुछ और रिसर्चेस आ जाएं और वो सिद्धांत गलत साबित हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या सोचते हैं, अभी हमारे माइंड में यही है कि प्लेट्स हैं, हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, हमारा क्रस्ट है, पूरा हमारा क्रस्ट और अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा, ये पूरी हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है और यही प्लेट मूवमेंट कर रही है, इसी से पूरा हमारा सिस्टम चल रहा है। हमारे अलग अलग मार्जिन हैं, डाइवर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, और कंजर्वेटिव भी हो रहा है। अब मान लीजिए इसी से हम लोगों को पूरा समझ में आता है कि कैसे कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है उसी को ये चीजें एक्सप्लेन करती हैं। मान लीजिए आने वाले 50-60 साल में, भी तो हमारा नॉलेज यहीं तक है, लेकिन आने वाले 50-60 या 100 सालों में कोई सिद्धांत ऐसा आ जाए जो एकदम से नकार दे चीजों को, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एक अलग चीज है जिस वजह से इन लैंड मास में मूवमेंट होता है, ये प्लेट जैसी कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब कोई सिद्धांत आता है, जैसे जब वेगनर ने थ्योरी दी उस समय वो फेमस हो गई, उसके बाद होम्स आते हैं, फिर प्लेट टेक्टोनिक आती है, अभी तो प्लेट टेक्टोनिक चल रही है। तो हम किसी भी सिद्धांत को जो मानते हैं वो हम इस बेस पे मानते हैं जितना हमें उसके बारे में नॉलेज है। अभी अभी हम जितना सोच सकते हैं, जितना जहां तक हमारी रिसर्चेस गई हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने सब कुछ रिसर्च कर लिया है। हमारी रिसर्च की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। जितनी हमने रिसर्च की है उतना हमको पता है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, उसी की बेस पे हम कह रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक से ही सब कुछ गवर्न हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती जाएंगी और आगे हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए कि हमें लगे कि ये तो गलत है, ये सिद्धांत सही है ही नहीं। जैसे माउंटेन बिल्डिंग है, माउंटेन बिल्डिंग में क्या है, पहले कोबर का थ्योरी बहुत अच्छा आया, काफी समय तक चला भी और उसमें अच्छे से समझाया भी गया है, लेकिन बाद में वो सिद्धांत फेल हो गया। तो यही है कि किसी भी सिद्धांत को हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन हम उसको अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मान सकते कि सिद्धांत एकदम अल्टीमेट है, इसके बाद कुछ नहीं आ सकता है इस चीज में, क्योंकि हमारे पास भी हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उसके आगे हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमें उतना नॉलेज ही नहीं है। हम जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ाते जाते हैं, नई नई चीजें खोजते जाते हैं, और वैसे क्या होता है,
जो पुरानी चीजें हैं वो धीरे धीरे गलत साबित होती चली जाती हैं। तो ये है यथार्थवाद। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद यथार्थवाद का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो हमारा यथार्थवाद है ये जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे इसमें जो बातें अभी मैंने बताई कि हम किसी भी चीज को अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मान सकते, तो इसमें कहा गया है कि जो चीजें हमने मान ली वही आदर्श है। बस आदर्शवाद, आइडियलिज्म, यही आइडियल है। ये सिद्धांत आ गया, ये आइडियल है बस। तो इसी चीज का ये अपोजिट है, इसलिए मैंने बस यहाँ पे अपोजिट ही लिख दिया है। तो ये है आपका आदर्शवाद। और आदर्शवाद में कई बार क्वेश्चंस आते हैं टिक लगाने वाले, तो इसमें आपको कनाडा के जियोग्राफर आरसी हैरिस और एल गोयल के, इन दोनों लोगों का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार आता है कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, जो आदर्शवादी विधियां हैं, ये विधियां किन विद्वानों ने इसको फेमस किया, इसका प्रचार प्रसार किया या इसके लिए जाने जाते हैं, तो उसमें आपको हैरिस और गोयल के जो है इनके नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं प्रकार्यवाद पे। देखिए प्रकार्यवाद जो है ये एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी में आया। इमाइल दुर्खीम महोदय, आपने संभवतः सुना होगा इनके बारे में, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि कोई समाज है, समाज के विभिन्न अंग हैं, जो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा था, समाज के विभिन्न अंग हैं। अब समाज के विभिन्न अंग जो हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जब वो अच्छे से काम करेंगे, जो उनको काम दिया गया वो करेंगे, तो समाज हमारा अच्छे से चलेगा। इसी को इन्होंने कहा है प्रकार्यवाद। इसी के माध्यम से इन्होंने इस चीज को समझाया है। इसी चीज को अगर हम किसी भी एस्पेक्ट में देखें तो हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, कार के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में क्या होता है, उन एलिमेंट्स में एक रिलेशन देखने को मिलता है। स्टीयरिंग है, उसका व्हील है, उसका इंजन है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे की जरूरत होती है और इसी जरूरत की वजह से एक रिलेशन क्रिएट होता है। एलिमेंट्स नीड, एक आवश्यकता होती है सभी की, और एक रिलेशन बनता है, और इसी से पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिससे हम कहते हैं सिस्टम एनालिसिस। ये हम लोग के नेट के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये आपका जो मास्टर्स का सिलेबस होगा संभवतः उसमें जरूर होगा, कुछ लोगों के सिलेबस में। तंत्र विश्लेषण का सिद्धांत या तंत्र विश्लेषण की संकल्पना, तंत्र विश्लेषण यही है कि जो पूरा एक तंत्र बन जाता है। किसी भी चीज में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें हमें सिस्टम ना समझ में आए। अगर एक हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में नीड की वजह से एक रिलेशन है और इसी से वो मोबाइल फोन चल रहा है। हमारी बॉडी है, बॉडी के भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट्स एक दूसरे को, सबकी आवश्यकता है, एक नीड है, इसी से एक पूरा रिलेशन बना है और उसी से पूरा बॉडी का सिस्टम चल रहा है। और इसी का जब हम एनालिसिस करते हैं तो यही है सिस्टम एनालिसिस। और इसमें बहुत सारे विद्वान हैं, हैगेट और शोरले का काफी इसमें नाम आता है। एक विद्वान थे लुडविग वॉन बर्टालन्फी, इन्होंने इसको सबसे पहले फेमस करने का काम किया। स्टार्टिंग में तो ये जो विचार है ये बायोलॉजी की फील्ड में आया था, लेकिन बाद में फिर जैसे बर्टालन्फी आए और विद्वान लोग आए, इन्होंने इसका हर जगह यूज करना शुरू किया, क्योंकि वास्तव में ये तो सब जगह है। ये तंत्र विश्लेषण, अगर हम एक शहर देखें, शहर के अलग अलग हिस्से हैं, हर हिस्से जो है शहर के, उनमें एक आपस में नीड है, सबको सबकी जरूरत है और इसी वजह से एक रिलेशन बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम बन गया है। अगर हम इसको वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से रिलेट करें तो आज के समय में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, हर देश को अगर हम एक एलिमेंट माने तो हर देश को हर एक दूसरे की आवश्यकता है। आज के समय में यूएस को इंडिया की आवश्यकता है, इंडिया को इसराइल की आवश्यकता है, यूएस को इसराइल की आवश्यकता है। सभी का एक दूसरे से नीड की वजह से एक रिलेशन है और उससे पूरा सिस्टम बन गया है। तो सिस्टम एनालिसिस का जो विचार है ये हमको हर जगह देखने को मिलेगा और उम्मीद है आप लोग समझ ही गए होंगे क्या बात इसमें कही गई है। सिंपल सी बात है। और यही सिस्टम एनालिसिस जो है, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो है प्रकार्यवाद। पहले प्रकार्यवाद आया, प्रकार्यवाद में यही कहा गया कि समाज है, समाज के विभिन्न अंग हैं, सभी एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, उनमें एक रिलेशन है, ये बातें बताएगी प्रकार्यवाद में।
और इसी समाज के विचार को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और हम लोग के सब्जेक्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं प्रकारवाद से इंस्पायर्ड एक विचारधारा, वो है सिस्टम एनालिसिस। और इसमें नाम मैंने बता ही दिया आपको, दुर्खीम है, बर्टालन्फी है, हैगेट है, शोडले हैं, ये सारे जो नाम हैं ये इसमें महत्वपूर्ण है। और ज्योग्राफी में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एक जो आपने पढ़ा भी होगा, जो हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? हमारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में नीड होती है और एक रिलेशन बनता है, उसी से बनता है हमारा पूरा इकोसिस्टम। तो जहां भी तंत्र का कॉन्सेप्ट आ जाए वहां पे आपको ये तुरंत दिमाग लगाना है कि जरूर इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात की जा रही है। अब दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है, आगे के हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको नेक्स्ट जो हमारा अध्याय होगा उसमें कवर करेंगे। प्रत्यक्षवाद। एक विद्वान थे फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्त कॉम्टे महोदय। आगस्त कॉम्टे ही इसके जनक माने जाते हैं। ये भी बेसिकली जैसे प्रकारवाद एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, पहले सोशियोलॉजी में आया, बाद में फिर ये अलग अलग फील्ड्स में आया। ठीक उसी तरीके से जो हमारा पॉजिटिविज्म है, जो हमारा प्रत्यक्षवाद है, वो भी पहले जो कॉम्टे महोदय थे फ्रांसीसी दार्शनिक, ये लेके आए। और वैसे तो कॉम्टे समाजशास्त्री भी इनको कहा जाता है, दार्शनिक भी कहा जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोग इनको पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सोशियोलॉजी में ही पढ़े जाते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा उन लोगों ने जरूर इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी चीज के बारे में अगर हमें सही से अध्ययन करना है तो हमें साइंटिफिक मेथड को अपनाना होगा। हम ऐसे कल्पना में, जैसे पहले क्या था, अगर हम ज्योग्राफी, पहले की ज्योग्राफी देखें बहुत पहले, तो हर चीज में एक इमेजिनरी चीजें होती थी, कल्पनात्मक चीजें हुआ करती थी, बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स नहीं होते थे। तो इसी चीज के अगेंस्ट कॉम्टे महोदय आए, उन्होंने कहा कि हम साइंटिफिक मेथड को अपनाएं, हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की विधियों का यूज करें और अपना जो मेथड है, स्टडी का मेथड है, इसको वैज्ञानिक बनाएं। और यहीं से शुरुआत होती है मात्रात्मक क्रांति की ज्योग्राफी में। जब ज्योग्राफी में क्या हुआ, मैथमेटिक्स का, स्टैटिक्स का, जियोमेट्री का, इन सब चीजों का यूज होना शुरू हो गया। तो जो चीज जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्रकारवाद एक बड़े लेवल का सिद्धांत है, इसका अलग अलग सब्जेक्ट्स वालों ने अपने तरीके से यूज किया। सेम उसी तरीके से प्रत्यक्षवाद एक बड़े लेवल का विचार है। प्रत्यक्षवाद पहले आ गया, प्रत्यक्षवाद के माध्यम से फिर ज्योग्राफी में मात्रात्मक क्रांति शुरू हुई। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति सेम चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं? तो प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति सेम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति प्रत्यक्षवाद का परिणाम है। ज्योग्राफी में या भूगोल में जो मात्रात्मक क्रांति आई वो रिजल्ट है प्रत्यक्षवाद का। पहले प्रत्यक्षवाद आया बड़े लेवल पे, उसका फिर जो विद्वानों ने अपने सब्जेक्ट में यूज किया उसके माध्यम से आई भूगोल में मात्रात्मक क्रांति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब मात्राकरण या इस तरह की जो स्टैट्स, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री से संबंधित जो अध्ययन है वो इंक्रीज हुए। और उसी तरीके से सिस्टम एनालिसिस, ये सब जो विचार हैं ये प्रकारवाद का परिणाम है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बुक भी है, जैसे इस बुक को तो मैंने, जो बुक्स वाली वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी, वहां पे मैंने बताया भी है। पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 42 के बीच में 5 खंडों में आई थी। वहीं पे इन्होंने अपने इस प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको बताई हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग का ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा। प्रत्यक्षवाद, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का उदय, उसके पीछे का ये रीजन था। प्रकारवाद, ज्योग्राफी में सिस्टम एनालिसिस, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, उसके पीछे ये विचारधारा थी प्रकारवाद। आदर्शवाद, कोई भी चीज जो हम समझ रहे हैं वो आदर्श है, अल्टीमेट है। यथार्थवाद, इसी का अपोजिट, कि कोई भी चीज जो हम सिद्धांत समझ रहे हैं, किसी भी चीज को समझ रहे हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। संरचनावाद, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी संरचना को समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर संरचना को समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। उत्तराधुनिकतावाद,
हम खुद को किसी रूल में नहीं बांध सकते हैं, हमें स्वतंत्र रहना होगा अध्ययन के लिए। और ये चीज हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इसके समझे। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नारीवाद की जो स्त्री पुरुष में विभेद है, जो इनइक्वालिटी है, वो कैसे दूर हो और इक्वालिटी आए, इनइक्वालिटी दूर हो और इक्वालिटी आए, और हम किस तरीके से मानव मस्तिष्क का अध्ययन करें, इस चीजों पे, इन चीजों पे बातें की गई हैं। और इसको हम लोग जेंडर जियोग्राफी भी कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों अध्याय हमारा। नेक्स्ट हम लोग आगे के जो और सिद्धांत है उसको देखेंगे। प्लान तो था कुछ और को हम लोग कवर कर लेते, बट ऑलरेडी 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो जो बचे हुए सिद्धांत है उसको हम लोग आगे के अध्याय में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।